वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि EOS R और A7 III इन दो कैमरों में से आपको कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए। अगर आप प्राइस रेंज पर देखो तो EOS R और A7 III कैमरे की जो बॉडी की प्राइस रेंज है वो लगभग सेम हो चुकी है। EOS R में काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिली है और इसलिए यूज़र्स काफ़ी कंफ्यूज हैं और कई सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि हम EOS R कैमरा खरीदें या A7 III कैमरा हम परचेस करें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा कैमरा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, किस पर्पज़ से ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है और उस हिसाब से आपके बजट पर ध्यान रखते हुए हम इस रिकमेंडेशन में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस सिस्टम का कैमरा परचेस करना चाहिए और किस सिस्टम के कैमरे के साथ आप जुड़ते हो या सिस्टम के साथ आप जुड़ते हो तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। नए उस चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पर लेटेस्ट कैमरा न्यूज़ रूमर्स काफ़ी सारी आते रहती हैं। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। हम कंटेंट की बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें EOS R कैमरा लेना चाहिए या फिर A7 III। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप वेडिंग और इवेंट शूटर हो या आप स्टूडियो शूटर हो, ज़्यादातर आप फिक्स्ड लाइट पर काम करते हो, यानी कि लाइट आपकी कंट्रोल है, आप वेरिएबल लाइट कंडीशन में वर्क नहीं कर रहे हो। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कैमरा हम लेना चाहिए। बट बिफोर दैट हम थोड़ी सी मेजर स्पेक्स की बात कर लें कि क्या क्या मेजर स्पेक्स में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगेन, मैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन में नहीं जाने वाला। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल्स दैट जनरली डू डिटेल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन बिटवीन द टू कैमरास। मैं सिर्फ मेजर स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की बात करूंगा और मैं उन चंद डिफरेंसेस की बात करूंगा जो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमें परचेजिंग करते समय उन मेजर डिफरेंसेस, जो भी मेजर डिफरेंसेस है, उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन पे बात आती है। सबसे पहले तो डिज़ाइन वाइज ऑफ कोर्स EOS R कैमरा थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लुक एंड फील देता है। आप टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर लो या मल्टी फंक्शन टच बार की बात कर लो या वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन की ही आप बात कर लो, ओवरऑल कैमरा की डिज़ाइनिंग जो है उसे काफ़ी ध्यान में रखकर किया गया है। एट द सेम टाइम आप हैंड ग्रिप को भी देख लो तो A7 III से ज़्यादा थिक है, बेटर है। सारी उंगलियों पर प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहता है, ऐसा नहीं कि आपके कुछ एक उंगलियों में प्रेशर ज़्यादा रहता है जब आप हैवी लेंसेज यूज़ कर रहे हो। ऑफकोर्स कैनन और निकॉन काफ़ी सालों से DSLR की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो मिररलेस कैमरा अच्छा ही बनाएंगे और प्रोफेशनल लुक देंगे। और वही हुआ है EOS R कैमरे के साथ। वहीं आप A7 III कैमरे की डिज़ाइन को देखोगे तो उतना प्रोफेशनल लगेगा नहीं फर्स्ट लुक में, टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन भी नहीं है। बट यहाँ पे हमें मिलता है एक जॉयस्टिक जो है ऑफकोर्स EOS R की मल्टी फंक्शन टच बार से तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा यूजेबल है। बट एट द सेम टाइम यहाँ हमें वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं मिलती है, वो मिसिंग है। हमें टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन से काम चलाना पड़ता है। ऑल्दो दोनों स्क्रीन जो है वो टच डिस्प्ले स्क्रीन है, बट एज यूजुअल आपको पता होगा कि सोनी की जो मीनू सिस्टम है वो फुली टचेबल नहीं है। कुछ एक सेक्शंस में आपको मैनुअली बटन्स के थ्रू ऑपरेट करना पड़ता है, कुछ एक सेक्शंस में आपकी टच इनपुट होती है। सो मोर और लेस अगर आप हैबिचुएटेड हो जाते हो किसी भी एक सिस्टम के तो वो आपको ठीक ठाक लगने लगता है। बट डिज़ाइन वाइज मुझे EOS R कैमरा ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्रोफेशनल है। वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन होने के चलते आपको एक कंपोजिशनल फ्रीडम सी मिलती है। एंड अगेन वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन होने से एक और फ़ायदा आपको मिलता है कि आप अगर यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो तो उसमें अपने आप को फ्रेमिंग में खुद को देख सकते हो कि किस तरह से इंटायर फ्रेम वर्क कर रहा है, आपकी सराउंडिंग्स में कौन कौन है और किन्हें आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, डेप्थ कितनी रखना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आपके पास वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन रहता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। सो मोर और डिज़ाइन वाइज EOS R कैमरा एक बेटर कैमरा है कंपेयर टू A7 III। चलिए डिज़ाइन की बात हो गई, बट इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ और मेमोरी कार्ड स्लॉट्स की। तो ऑफकोर्स अब चूँकि यहाँ पर सोनी जो है 2013 से फुल फ्रेम सेंसर्स कैमरे पर वर्क कर रहा है तो उन्होंने बैटरी लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव करके रखा हुआ है और EOS R में जितनी आपको बैटरी बैकअप मिल रही है लगभग उससे दोगुनी यानी कि 2x बैटरी बैकअप आपको अपने A7 III कैमरे में मिलती है। एट द सेम टाइम कार्ड स्लॉट्स की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पर हमें डुअल SD कार्ड स्लॉट्स का सपोर्ट मिलता है A7 III कैमरे में, जो कहीं ना कहीं अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हो या आप बहुत ही हाई प्रोफाइल वेडिंग्स एंड इवेंट्स करते हो जहाँ पर आपको एक बैकअप की ज़रूरत रहती है
तब आपको डुअल एसडी कार्ड स्लॉट्स ऑफ कोर्स बहुत ही यूजेबल रहेंगे। तो यहाँ पर A73 बाजी मार लेता है अगर बैटरी लाइफ की बात कर लो या मेमोरी कार्ड स्लॉट्स की बात कर लो। अब हम बात करते हैं मेजर स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की, और उन चुनिंदा डिफरेंसेस की मैं बात करूंगा जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिनका जिक्र मुझे आपके साथ करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसर रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पर हमें EOS R कैमरे में 30.2 MP की DPF सेंसर मिलती है, फुल फ्रेम DPF सेंसर। ऑफ कोर्स EOS R कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो सोनी A7 III कैमरे से ज़्यादा है, एंड इट मे बी यूजेबल टू सम पीपल। अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफी करते हो तब आपको थोड़े ज़्यादा रेजोल्यूशन का कैमरा आपको प्रेफर करना ही चाहिए, क्योंकि प्रिंट्स की बात कर लो या आपकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स की बात कर लो, तो अगर हायर रेजोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल वो होगा ही। एंड अगेन अगर आप वेडिंग और इवेंट शूटर हो या आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हो जहाँ पर आपके लाइट के ऊपर आपका कोई ज़्यादा बस नहीं चलता है, आप वेरिएबल लाइट कंडीशन पे काम कर रहे हो, कभी आपको होटल की लाइट्स पे काम करना है, कभी आपको किसी रूम लाइट्स पे काम करना है, या आपको आउटडोर स्ट्रीट्स लाइट्स का यूज़ करके आपकी वर्क की आउटपुट आपको निकालनी है। सो देर आर लॉट ऑफ सिचुएशन वेयर फोटोग्राफर फॉल्स ऑफ। अगर आप वेडिंग और इवेंट शूटर, स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, सिटी लाइफ शूटर हो, तब जब वेरिएबल लाइट के इस कंडीशन के साथ आपका सामना करना पड़ता है तो फिर रेजोल्यूशन की बात जो होती है वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। फिर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरे की। और लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो A7 III कैमरा है इसमें लगा हुआ है सोनी का BSI CMOS सेंसर। हालांकि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब कैनन अपने कैमरों के अंदर BSI CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि अभी तक जितने भी कैनन ने कैमरे अनाउंस करे हैं इंक्लूडिंग द लेटेस्ट R5 R6 सारे में वो CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम रियली वेटिंग, उनके पास पेटेंट्स है, वो वर्क कर रहे हैं, और सिर्फ वो DPF नहीं, वो क्वाड पिक्सल CMOS AF सेंसर्स पे भी वर्क कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन देयर कैमरा। कब इंट्रोड्यूस करते हैं देखना पड़ेगा। बट राइट नाउ अभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं A7 III और EOS R के बारे में, तो अगर आप अनकंट्रोल्ड लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो जैसे कि मैंने कहा कि A7 III में है BSI CMOS सेंसर, नॉट ओनली ऑन पेपर आपका BSI CMOS सेंसर विद 24 MP रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और सोनी के सेंसर्स में एक बहुत ही ख़ास बात है, जब आप स्पेसिफिकली आप शैडो रिकवरी पर काम करते हो तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली मैं अगर A7 III सेंसर की बात कर लूँ, BSI CMOS सेंसर की बात कर लूँ, तो जो नॉइज़ लेवल रहता है जब शैडो आप रिकवरी करना शुरू करते हो तो BSI CMOS सेंसर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं व्हेन कंपेयर टू द सेंसर प्लेन CMOS सेंसर, स्पेसिफिकली कैनन सेंसर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो सेंसर की बात हो गई और उसके ISO परफॉर्मेंस की बात हो गई कि A7 III आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको समझनी है कि A7 III के अंदर आपको मिल रहा है 5.5 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन। हालांकि भैया हमारे हैं DSLR बैकग्राउंड से, यहाँ पर ना तो हमें DSLRs में मिलती थी IBIS, ना हमारे प्राइम लेंसेज में रहती थी, तो जो रहता था हमारे हाथों का कमाल रहता था। स्टेबिलिटी के नाम पे आप बात कर लो, और फिर हमें शटर स्पीड के ऊपर ध्यान रखना पड़ता था कि भैया हम जो भी प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हैं उसके किस लेवल के नीचे ना गिरे, नहीं तो हमारी इमेजेस ब्लर आना शुरू हो जाएंगी। बट ये सारी पुरानी बातें थी। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करने की तैयार है, खड़ी है कि भाई हम IBIS लेकर आए हुए अपने कैमरा में, इट्स बेटर टू टेक द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो हमें अपने ऑप्शंस खुले रहने चाहिए, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ट्राई आउट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने DSLR यूज़ करा है, प्राइम लेंसेज यूज़ करा है, वी हैवन ट्राइड एवर IBIS और OSS और OIS। सो ऐसा नहीं है, दिस टेक्नोलॉजी रियली हेल्प्स यू। तो 5.5 स्टॉप्स की अगर हम IBIS सपोर्ट की बात कर लें, तो अगर आप प्राइम लेंसेज के साथ वर्क कर रहे हो सोनी A7 III कैमरे में, या आप जूम लेंसेज के साथ भी काम कर रहे हो, तो 5 स्टॉप्स आप मत ही करो, बट एटलीस्ट अगर आपको 2 स्टॉप्स और 3 स्टॉप्स भी मिल जा रहे हैं डाउन शटर स्पीड करने को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो बहुत ही प्रॉपरली एक्सपोज इमेजेस आप खींच पाओगे अपने कैमरे के अंदर। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ अगेन जो अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और जिन्हें कहीं ना कहीं एक प्रॉपरली एक्सपोज इमेजेस लेनी है, एक प्रॉपरली शार्प इमेजेस लेनी है जिसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं हो, तो उनके लिए A7 III बहुत ही ज़्यादा यूजेबल कैमरा है अपने BSI CMOS सेंसर और 5.5 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम को लेकर।
तो ये मैं उन मेजर डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके काम को इफ़ेक्ट कर जाएंगी, जो भी काम से आप जुड़े हुए हो। हालांकि अगर आपकी काम जो है वो 90 या 80% स्टूडियो में हो रही है, आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, देन देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन द A7 III कैमरा। फिर आप खरीदो EOS R कैमरा, क्योंकि इसमें आपको रेजोल्यूशन भी ज़्यादा मिलेगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको ना तो कोई लो लाइट परफॉर्मिंग सेंसर की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपने सिस्टम में IBIS या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि OIS की ज़रूरत है। तो ये हो गई बातें आपके इमेज क्वालिटी की, और किस तरह का आपको कैमरा परचेस करना चाहिए आपकी वर्क के अनुसार। अब हम बात करते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम पर। और ऑटो फोकसिंग सिस्टम पर बात कर ले तो भाई कैनन बदनाम है अपने अच्छे AF सिस्टम के लिए। तो ऑफकोर्स कैनन EOS R कैमरा, अगर हम स्पेसिफिकेशंस के नंबर पर जाएँ तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 5655 AF पॉइंट्स, DPF पॉइंट्स कहना ज़्यादा सही रहेगा। सो यहाँ पर आपके जो EOS R कैमरा है, इसकी तो एक नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है DPF टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अगर नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी DPF वर्सेस हाइब्रिड, मैं उसे लिंक कर दूंगा स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में कहीं। तो ऑफकोर्स DPF जो सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली थोड़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू हाइब्रिड। एंड अगेन अगर आप लो लाइट में ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस की बात कर लो तो यहाँ पर EOS R की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा नोटिसेबली बेटर हो सकती है या रहेगी। वहीं अगर आप A7 III की नंबर ऑफ AF पॉइंट्स के बारे में बात कर लो तो यहाँ पर आपको 693 फेज AF पॉइंट्स मिल रहे हैं, और लगभग 425 कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर नंबर की आप बात कर लो तो बहुत ही कम है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है और कम्प्लीटली एल्गोरिदम बेस्ड होती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम में सोनी पीछे नहीं है। अगर आप फेस ट्रैकिंग की बात कर लो, IF ट्रैकिंग की बात कर लो, तो स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कैनन के मिररलेस कैमरों की बात कर लें, जिसमें EOS R आता है, जिसमें कैनन का EOS RP आता है, उससे सोनी की A7 III जो है उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं हमें बेटर दिखती है। तो एल्गोरिदमिक AF सिस्टम की अगर हम बात कर लें, या हम साफ साफ कहें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर लें, तो यहाँ पर ऑफकोर्स सोनी जो है वो 20 ही दिखता है, 19 नहीं दिखता है। यानी कि स्पेसिफिकली आई ट्रैकिंग या फेस ट्रैकिंग की बात कर लें, जो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, उसमें सोनी A7 III आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखेगा। तो ये हो गई मेजर डिफरेंसेस। आपने ये भी जान लिया कि भैया इमेज क्वालिटी किसकी कैसी है और आपको किस तरह का कैमरा परचेस करना चाहिए आपकी खुद के रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब हो जाती है बात वीडियो की। तो स्टिल फोटोग्राफी पार्ट में हमने ये जाना और समझा है कि अगर आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, स्टूडियो में आपकी वर्क ज़्यादा है, तो मेरी रिकमेंडेशन है फिर आप आराम से बेझिझक होकर EOS R ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर लें, वेडिंग और इवेंट शूटिंग की बात कर लें, तो A7 III आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अपने BSI CMOS सेंसर और सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन यानी IBIS के साथ। अब हम बात करते हैं वीडियो की। तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि वीडियो में आपको EOS R कैमरा के साथ 1.7x की क्रॉप फेस करनी पड़ती है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे। बट उसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि भाई सिर्फ EOS R कैमरा ही है जो एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आया हुआ है। तो अगर आप यूट्यूबर हो, लाइव कंटेंट क्रिएटर हो, कहीं ना कहीं वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन आपकी प्रायोरिटी है, आप अपने आप को देखना चाहते हो जब आप लाइव कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और आपको 4K में क्रॉपिंग की कोई उतनी इश्यूज़ नहीं है, आप फुल HD में ज़्यादातर अपने काम करते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन फिर आप EOS R कैमरा लो, क्योंकि सिर्फ यही कैमरा है जो कि वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये बात करें कि कौन सा कैमरा प्रॉपर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें कोई क्रॉपिंग इश्यूज हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो ऑफकोर्स A7 III बल्कि 6K वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके ओवर सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू उसे 4K में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है उनके 4K वीडियो फाइल्स में। तो मोर और लेस उसमें आपको एक
टिल्टिंग टच डिस्प्ले स्क्रीन मिलेगी, जो कि ऑफ कोर्स यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन या लाइव कंटेंट क्रिएशन के लिए उतनी यूज़फुल नहीं है। बट अगर आप एक प्रॉपर वीडियो कैमरे की बात करो इन दो कैमरों में से, तो A7 III कैमरा एक ज़्यादा यूजेबल कैमरा है। उसमें आपको एक प्रॉपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड मिलती है इंस्टेड ऑफ EOS R कैमरा। सो अगेन A7 III कैमरा इज बिट मोर यूजेबल इन द वीडियो वर्क टू। ओके, अगेन EOS R कैमरा हमें कब परचेस करना चाहिए? जब हम लाइव कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं और कहीं ना कहीं वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन हमारी प्रायोरिटी है, वो होनी ही चाहिए कैमरे में, तब हमें EOS R कैमरा परचेस करना चाहिए। बट अगेन इन दैट प्राइस रेंज अगर आप मार्केट में अभी देखने जाओ तो कई सारे अच्छे 4K कैपेबल कैमरे मिल जाएंगे जो कि फ्लिप डिस्प्ले स्क्रीन या वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आए हुए हैं। इवन Canon 90D हैज़ बेटर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड देन EOS R कैमरा। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे कि अगर आपको एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा लेना है तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा कैमरा ज़्यादा सूटेबल है। फाइनली हम थोड़े से ओवरऑल सिस्टम की बजट की बात कर ले तो यहाँ पर RF लेंसेज काफ़ी कॉस्टली है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सोनी जो है अपनी जो लेंस माउंट का डेटा है या जो भी अपने वो ऑटो फोकसिंग सॉफ्टवेयर में एल्गोरिथमिक अपडेट करते हैं तो वो Tamron Sigma ZS के साथ शेयर करते हैं। मैं सोनी की बात कर रहा हूँ। तो सोनी की अगर आप थर्ड पार्टी लेंसेस लेते हो, यानी कि Tamron की RXD VXD लेंसेस अगर आप ले रहे हो, वैसे मैंने A7 III की बेस्ट लेंसेस की एक बाइंग गाइड बनाई है जिसे मैं लिंक कर दूंगा स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। आई वाज टेलिंग यू कि अगर आप सोनी की थर्ड पार्टी लेंसेस खरीद रहे हो तो उसमें आपको कभी भी AF की इश्यूज़ नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो AF एल्गोरिदम की पैचअप है वो काफ़ी दिनों से चल रही है और वो अपने AF एल्गोरिदम्स जो हैं उनकी डिटेल्स जो है थर्ड पार्टी लेंस मेकर के साथ शेयर करते आ रहे हैं। बट अगेन अगर आप कैनन की बात कर लो तो इसमें तो आपकी RF लेंस माउंट काफ़ी कॉस्टली है, RF लेंसेस काफ़ी कॉस्टली। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी लेंसेस अभी उतनी अवेलेबल नहीं है कैनन की R माउंट के लिए, RF माउंट के लिए, और अगर अवेलेबल हो भी जाती हैं तो AF में उतनी कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि नेटिव RF लेंसेस में हमको देखने को मिलती है, या आप एडेप्टर के थ्रू अगर DSLR लेंसेस यूज़ करते हो उसमें हमें जितनी देखने को मिलती है। बट सोनी में ऐसा कुछ नहीं है। सोनी की जो AF एल्गोरिदम्स है वो सारे थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के साथ वो कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं और जो भी डिटेल्स है वो साझा करते हैं कि अगर वो भी लेंस बना रहे हैं उनके सिस्टम के लिए तो कोई AF की इश्यूज़ कंज्यूमर को फेस नहीं करनी पड़े। तो अगर आप एक बजट में सिस्टम कैमरा लेना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं A7 III कैमरा मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है आपके लिए। आप A7 III में बेझिझक होकर इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके साथ आप Tamron की RXD या VXD लेंसेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी मैंने गाइड भी बना कर रखी है। सो मोर और लेस A7 III लुक्स बिट मोर यूजेबल टू मी कंपेयर टू द EOS R कैमरा। हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड में आपको बताई है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चंस बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से हमें पूछ सकते हो, हम उससे आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। नए हो और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी बाइंग गाइड्स भी आती है इस चैनल पे। सो बी विथ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।